बाप की गुर्बत के बावजूद जब इलियास ने 8वीं के इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल की तो वो फूले नहीं समा रहा था। वो सारी दुनिया अपने कदमों तले महसूस करने लगा। इसे दुनिया का क्या पता था कि शाबा गांव का नाम से बाहर भी एक दुनिया आबाद है। वहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां और साइंसी लेबॉरेटरियां हैं, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें मुल्क भर के ज़हीन तलबा आते हैं। वो तो कुनवे का मेंढक था, उसे तो अपना आप ही सबसे ऊंचा नजर आ रहा था, लेकिन दौलत की रेल पेल वाले बड़े और महंगे इदारों में इनकी काबिलियत बैक जम्श कलम रद्दी में फेंक दी जाती। इसीलिए वालिद ने पारखों की चंद टुकड़े जमीन बेचकर इसे पढ़ने के लिए शहर भेजा। उनके 3 भाई और 2 बहनें भी थीं, लेकिन इन सब से बेफिक्र वो अपने आप में मस्त था। उनके घरेलू अखराजात वालिद की मजदूरी से पूरे होने लगे जो वो लोगों की जमीनों में काम करके हासिल करता था। इलियास के अच्छे रवैये और काबिलियत की वजह से इसके घर वाले बल्कि उनके खानदान वाले भी इस पर नाज करते थे। उनकी शराफत के चर्चे 4 दीवारियों के अंदर भी होने लगे और वक्त का पहिया चलता रहा। शाबा के साथ ही अचेना का इलाका था जो जुग्राफियाई लिहाज से तो एक ही था, लेकिन बरादरियों के फ़र्क की वजह से अलग। उज़्मा की ज़िंदगी के 19 साल शाबा की सादगी की नज़र हो गए। इनके मामूलात में घर का कामकाज, जानवरों की देखभाल और कटाई के मौसम में अपने वालिदैन का हाथ बटाना शामिल था। इलियास भी के इम्तिहानात देने के बाद अपने गांव में फारिग था। जब बाप ने कटा में हाथ बटाने का कहा तो इससे इनकार न हो सका, वरना आमतौर पर उनका वालिद उनसे इस किस्म की फरमाइशें नहीं करता था। मई की शुरुआत थी और सूरज अपने जोबन पर आ गया था। बाप का हाथ बटाने में इलियास अपने जिस्म का पसीना बहा रहा था। काफी कटाई करने के बाद थक कर उसने अपने सर के गिर्द लिपटा हुआ कपड़ा खोला और माथे का पसीना पोंछकर बैरी की ठंडी छियों के नीचे पड़े हुए मशकीजे से पानी पीने लगा। उज़्मा भी अपनी जमीनों की सरहद पर पहुंच चुकी थी और उसकी मखरूती उंगलियों में लिपटी हुई दरांती मशीन की सी तेजी से गंदुम के सुनहरे खूशे गिरा रही थी। इलियास ने उठकर हिलते हुए खोशों पर एक उचट्टी सी नजर डाली और उसी नजर की तपिश से चौंक कर उज़्मा ने भी इनकी तरफ देखा, लेकिन आंखें फेर कर अपने काम में मसरूफ हो गई। इसी असना में रमज़ों की आवाज़ गूंजी, उज़्मा बेटी खाना आ गया है, कि मुन्ना हाथ धो ले। आई बाबा, बस 2 हाथ ज़मीन बाकी है। इलियास वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उज़्मा ने उठकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया जो उसने अपने सर और शानों के गिर्द लपेटा था। दिल में कुछ खलिश हुई और इलियास की तरफ नजर उठी और फिर जाते हुए बराबर उठती रही। शाम को जब सामान बांधा जा रहा था तो एक बार फिर नीनू का मिलन हुआ। उज़्मा आम सी शक्ल व सूरत वाली सांवली सी देहाती लड़की थी और इसमें हसन व अदा और अशवे व गमजे न थे, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत दिल मुँह लेने वाली थी और इसी मासूमियत की वजह से इलियास सारी रात बेचैनी से करवट बदलता रहा। इलियास को शिद्दत से आने वाले कल का इंतजार था और वो उंगलियां जो कलम के गिर्द महरक्स रहती अब दरांती के गिर्द घेरा डालने के लिए बेताब थी। एक आग सी इसके सीने में लगी थी, जो लग गई थी लगाई नहीं गई। इसी आग से ही तो काबिल तरीन जहन मुश्त खाक बन जाते हैं। बड़े बड़ों के सामने तनकर खड़े रहने वाले सर यहाँ जायका जाते हैं। आदाब जिंदगी सिखाने वाले असातिज़ा भी इसी मैदान में बेअदब बनकर खड़े हो जाते हैं। इलियास की औकात ही क्या थी कि वो संभल जाता। अब जितने दिन कटाई का मौसम रहा ये चिंगारी सुलगती रही और बढ़ते बढ़ते एक आतिश फिशां की शक्ल इख्तियार कर गई। वो आतिश फिशां जो अपना दामन खाक करने के साथ साथ बड़े बड़े शहर भी आजाड़ देता है। कटाई खत्म हुई, लेकिन कटाई करने वाले 2 दीवाने अपने राबते बरकरार रखने पर मुत्तफिक थे और उनका काम जदीद साइंस की तरक्की ने आसान बनाया था। मोबाइल फ़ोन ने इश्क के फिसानों से बीच के खबरी को निकाल दिया है और बाएतमाद दोस्त साबित हुआ है, इसलिए इन दोनों ने भी इस दोस्त पर भरोसा कर लिया। तवातुर से राबतों और बेतरतीब मुलाकातों ने इन्हें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम कर दिया। वादे होने लगे, ईफा की कस्में खाई गई, दिलकश सपने बाने गए। देहात से दूर बड़े शहरों की जिंदगी, इकट्ठ खरीदारियां, नाजबरदारियां, रूठना मनाना और शानदार मुस्तकबिल जाने कितने धागे समेटकर एक जिंदगी बांधने की कोशिश की गई। और फिर जब दोनों घरों में बात खोली गई तो दोनों गांव की देरीना रकाबत का रोरा अटकाया गया। वक्त का पहिया दिनों और महीनों की सूरत अलिफाड़ता गया और जब जनवरी की यख बस्ता रात में आसमान इन दोनों की किस्मत पर नन्हे माने आंसू बहा रहा था, यकाएक इलियास का मोबाइल बजा। इलियास ने मोबाइल कान से लगाया और कंबल ओढ़कर खाबीदा लहजे में हेलो कहा। मोबाइल के नाकाफी सिग्नल कमरे के अंदर माने कलाम थे, इसलिए वो चप्पल में आधे पैर दाखिल करके कमरे से बाहर निकल गया। पानी के छोटे छोटे कतरे इसके कंबल पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और वो क्यों, कैसे, कब मगरे की आवाज़ें मुंह से निकालकर ठंडी आहें भर रहा था। 1 घंटे बाद वो अलिफाचिना की पगडंडियों पर चल रहा था और कीचड़ की वजह से इनके जूतों का बारा हाल हो रहा था। राका कीचड़ उनके पाहे रोक रहा था, लेकिन वो अपने अज़्म में पक्का अपने रास्ते पर गामजन था। उज़्मा अपने घर के सामने पाराने बरगद के बड़े तने के पीछे सहमी हुई इलियास का इंतजार कर रही थी।
इसके दाएं हाथ में एक छोटी सी थैली भी थी। इलियास ने आते ही सवाल झड़ा, मगर इतनी जल्दी? और उज़मा ने रूहनी सी आवाज में जवाब दिया कि और क्या करते, आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है। इलियास ने कंबल से अपने गर्म गर्म हाथ निकालकर उज़मा के गालों से पानी का एक शोख कतरा परे किया, जो पहले ही खौफ और सर्दी की वजह से बर्फ की डली बने हुए थे। इलियास ने सिर्फ इतना कहा कि सोच लो, रास्ता कठिन है और मंजिल आंखों से ओझल किया साथ दे सकोगी। उज़मा ने हाथ बढ़ाकर उसके सिया बालों को झाड़ा जो पानी से तर हो गए थे, और मुस्कुराकर कहा, आजमा लो। सुबह अलिफा चेना की बंदूकें साफ हो रही थीं और शाबा के लोग डर के मारे इलियास के किरदार की धज्जियां आड़ा रहे थे। बख्शो मोची होटल पर देर तक बैठा हर मिलने वाले के कान भर रहा था। अरे हम ना कहते थे भैया के शहर पढ़न आले इश्क सीखन जानदे ने। वीक 6 वरी नो ले गया ना मो अलिफ। बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधे कचरदार ऊहे वाले मुअज्जिजीन इधर अलिफादेर फिर रहे थे। कुछ सफ़ेद पगड़ियों और काटन के करते पहने अपनी चौपाल में गैरत भरे लेक्चर दे रहे थे। दोनों गाहे का हाल तकरबाए एक सा था, लेकिन गैरत के लेक्चरों की अलिफा चिन्ह में कसरत थी। आमतौर पर तो गाहे की बहू बेटियों पर मैली नज़र डालने के जुमला हुकूक इन मुअज्जिजीन के पास होते हैं, लेकिन इलियास ने दखल दर मामकूलात करके उनके कुछोड़ों में आग लगा दी थी, और इस अल्लाह के बंदे ने तो मैली नज़र भी नहीं डाली, बल्कि एक जीवन साथी चाना था। उज़मा का बाप बेटी का नाम दूसरों के मुंह से सुआन कर पिल पिल मर रहा था। एम के साहिब भी इत्तेफाक से गांव में आए थे और रमज़ो को बालाकर मुखातिब हुए। सुने रमज़ो, अगर बेटों से जोबन संभाला नहीं जाता तो बया क्यों नहीं देता उनको? हमारी नाक कटवाने के लिए रखा है। और रमज़ो अपनी पगड़ी के बिल खोलकर कभी इसे अपनी गोद में रखता और कभी एन इस साहिब के पैरों के करीब करता, जिसे वो हिट कमीने की दहशतनाक झड़की देकर धुतकारता, जनाब मेरी बेटी मासूम है। वो कमीना इसे बजोर अलिफाटे कर ले गया और फिर सिसकी भरता और चुप हो जाता। गांव वाले बज़ाहिर रमज़ो के गमखार थे, लेकिन रमज़ो की पगड़ी अलिफा चलती देखकर एक अंदरूनी सरवर भी महसूस कर रहे थे। असल में वो रमज़ो की बेइज्जती में अपने घर के लिए इज्जत तलाश कर रहे थे। मैदा झट शफीक रेलीबान से हम कलाम था। शफू भाई, देखा कितना बेगैरती का जमाना आ गया। बेटी भाग गई लेकिन पगड़ी अब भी बांधी है। ना रस्म और रिवाज की लाज और ना गांव की इज्जत का ख्याल जवान बेटियों को आज़ाद छोड़ा है, तो ये दिन तो देखने होंगे। हाँ, मैदे इज्जत तो हम और आप जैसे असल नस्ल वालों की होती है। रमज़ो का इज्जत से क्या लेना देना? हमारे घर की औरत तो बाप भाई के साथ के बगैर घर के दरवाजे तक नहीं जाती। मेरी बीवी और बेटियां तो मेरी दहशत से थर थर कांपती हैं। मैंने तो इन्हें कह दिया है कि अगर किसी औरत ने घर के बजते हुए दरवाजे का भी जवाब दिया तो गोलियां अभी भी पड़ी हैं बंदूक में। और मैदे ने भी अल्फाज के हीर फेर से यही कुछ कहा, जिससे इसके घर वालों की पारसाई और उसकी गैरत अयां हो जाए, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे की गैरत खूब जानते थे। रमज़ो पीर घसीटता हुआ अपने बोझल बदन और भारी ज़मीर के साथ घर पहुंचा। वो सब बातें जो चौपाल में इसे सुननी पड़ी थीं, सब की सब लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी बीवी के सर थोप दे और ख़ुद को आज़ाद कर दिया। माँ बेटियों को कोसने लगी और गलीज़ अलक़ाबात इस्तेमाल करते हुए उनका दिल जलाने लगी, और वो बेचारियाँ उज़मा को बद दुआएं दे देकर उपड़ी, जिसने सारी बहनों की इज्जत गांव भर में नीलाम कर दी थी। इलियास के घर वालों से गांव वाले किया अपने सगे रिश्तेदार भी खिंचे खिंचे से रहने लगे, क्योंकि अलिफाफतद उन पे पड़ी थी। लोगों को उनसे किया। वो लोग जो बैठकों में बैठकर भड़की मारते कि मेरा भतीजा इलियास बड़ा अफसर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, आज इन्हें यूं कहते सुना गया। ओ यार, कौन सा सगा है दूर की अलेक्स से कोई अपना नहीं बनता, हमारा उनसे किया लेना देना। जो किया है उनकी सजा वो भुगतेगा। हमें तो वैसे भी एक आंख नहीं भाता था। जवान बहनों का भी ख्याल नहीं किया। आज अलिफा चिन्ह वाले आ गए और उनकी बहनें अलिफाटे कर ले गए तो कौन जिम्मेदार होगा? इलियास का सगा चचा भी मुनहंधेरे उनके घर आता कि कोई देख ना ले, और हमदर्द छूटियां जताकर चला जाता। गांव वालों के सामने तो वैसे भी भाई से नाचाकी जाहिर करता, और फिर एक रात बीवी ने इन्हें भाई के घर जाने से भी मना कर दिया कि कौन कूदे पर आई आग में, आखिर हम भी बेटियों वाले हैं और इस कमीने की दुश्मनी का पालन हम नहीं कर सकते। थानेदार साहब रोज अलिफा चिन्ह के चौधरियों की ईमा पर इलियास के घर की तलाशी लेते, और जिस घर में इलियास का मलना तकरबाए नामुमकिन था, रोज इसका हर एक बिक्सा और संदूक छानने जाते। घर का पर्दा अब पर्दा न रहा। हर इस चीज में पुलिस ने हाथ मारा जिसे सिर्फ जनाना पुलिस ही देख सकती है, और चंद नौजवान सिपाही जनाना सामान देकर आपस में हंसते, और इलियास का बाप शरफू खसानासा होकर जवान बेटियों का सामान आंखें बंद करके उनके संदूकों में डाल देता। थानेदार रोजाना शरफू के मुंह पर इलियास की माँ बहन एक करके चला जाता, और उनकी बेटियां देर तक सर जोड़ कर रोती और अपनी बेइज्जती का इंतजार करती। इलियास के भाई भी हर रोज किसी अंधी गोली के इंतजार में पेल पेल मरते।
इस तरह ये घर भी किस्तों में खुदकुशी का मजा लेता रहा। उज़्मा और इलियास ने रावलपिंडी जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और इलियास एक स्टोर पबतून सेल्समैन काम करने लगा। चंद माह के बाद उनकी काबिलियत के बिल पर इससे तरक्की मिली और उन्होंने एक अच्छा क्वार्टर लेकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो ख्वाब जो कभी उन्होंने जागती आंखों से देखे थे अब रुए जमीन पर जलवा अफरोज थे। ख्वाब अदम से वजूद में आने लगे और इन्हें जिंदगी फूलों की एक सेज लगने लगी। मगर किस्मत सदा मेहरबान नहीं रहती, ये अपने आहनी पंजों से इंसान की वो खुशियां जो उसने सालों में कमाई होती हैं एक पल में छीन लेती है। गांव के किसी बंदे ने मुखबरी कर दी और दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार हुए। वो शरई और कानूनी मियाँ बीवी थे, लेकिन चौधरियों का जोर शरा और कानून से बालातर था। उनका हर लफ्ज़ हदीस था, उनका हर इशारा कानों। गांव के सरकर्दा लोग फिर से भेड़ों की तरह भिनभिनाने लगे। इलियास को जेल में कोई तकलीफ न थी, लेकिन उनके मुकदमे की पैरवी वाला कोई न था। बाप घर की इज्जत बचाने के लिए पंचायत के फैसले के लिए पर तोड़ रहा था। साथ ही कैदियों से, पुलिस वालों की कैदी औरतों से बदसलूकी के किस्से सुआन कर इसे उज़्मा की इज्जत जेल में सबसे ज्यादा गैर महफूज लगी। अलिफादेर उज़्मा की हालत भी जेल में काबिले रहम थी। जेल के पहरे पर मौजूद सिपाही इन्हें रिझाने के लिए कमरे के अंदर भी धूप का चश्मा लगाए रहते और एक आध फिकरा भी मार देते। ओए इसी मर गए थे जो इस मरन जोगे पिछे कमली हुई सानोवी ओके करिए इसी ऑपरेशन कन थी। लेकिन सिपाही दस्त दराजी की कोशिश नहीं करते, उनकी सिर्फ जुबान गंदी थी। लेकिन यह हक जेलर को हासिल था जो उज़्मा को बहाने बहाने से दफ्तर में बिलाकर अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करता और कभी कभी गैर महसूस तरीके से बातों बातों में जिस्म को भी छू लेता। जब इलियास को इन बातों का पता चला तो उसने पुलिस के हाथों अपनी इज्जत तबाह करने पर चूदरों के हाथों मरने को तरजीह दी और चौधरियों के सामने सर जायका दिया। दोनों को पंचायत की जमानत पर गांव लाया गया। इलियास को घर वालों की धुतकार सुनने के लिए घर वालों के हवाले किया गया और उज़्मा को अपने घर भेज दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि पंचायत जो फैसला सुनाए वही शरा, कानून और इंसाफ होगा। रात पंचायत इकट्ठ हुई और एक अजीब फैसला सुनाया। इलियास की बहन को बहाली इज्जत के तौर पर रमज़ों के हवाले किया गया और इलियास से उज़्मा को तलाक दिलवाकर अलिफाचेना के लोगों की इज्जत बहाल की गई। शरा की रूह से तलाक हो गई, लेकिन दिल ने ना तलाक दी थी और ना ये फैसला कबूल किया था। मजबूरियां पाहे की जंजीर बनी और इंसान ने एक बार फिर मशीयत ईज़दी और रिश्तों के सामने अपने आप को तन्हा और बेबस पाया। इलियास उन्हीं ख्यालों में गुम था कि रेलवे क्रॉसिंग पर लोग गाड़ी गुजरने के लिए राग गए। सूरज पहाड़ के पीछे से अपना तिहाई चेहरा निकालकर हंसना चाहता था, लेकिन हल्के हल्के बादलों ने इसे एक सुरमई थाल बनाकर ऐसा करने से बाज रखा था। इलियास इसकी तरफ देखता और उज़्मा का पलों की ओट में उड़े छुपा चेहरा इससे सवाल करता, देखा हमने वदा वफा किया, लेकिन तुम जैसे लोगों में दम नहीं जो चंद धमकियों की ताब न ला सकी। देखा हमने निभा किया, हमने ओझल मुनज़लाम की तरफ भी जुरत से कदम बढ़ाया, लेकिन इश्क के दावे वो करते हैं जिसके घर बार ना हो। रिश्ते रखने वाले इश्क से रिश्ता नहीं रखते। तुम इश्क के माथे पर बदनामी का कलंक हो, तुम कलंक हो। और फिर से इन सिसकियों की आवाज़ मुसलसल सुनाई देने लगी जो गिरफ्तारी के वक्त उज़्मा के लबों से निकली थी। उसने मोटरसाइकिल खड़ी करके पटरियों की तरफ पीठ फेर दी और क्रॉसिंग पर खड़े लोगों की तरफ मुंह फेर कर कहा, हाँ मैं आशिक हूँ। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो होले होले पीछे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ जोर जोर से पुकार रहा था, हाँ मैं आशिक हूँ और मैं इन तमाम रिश्तों से आज़ाद होने जा रहा हूँ जो इश्क की राह में रुकावट है। मैं रिश्तों से आज़ाद होने जा रहा हूँ। गाड़ी मुसलसल करीब आ रही थी। लोग इन्हें बचाने के लिए करीब आए, लेकिन इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई जो इस मादी दुनिया का तमस्खुर उड़ाकर उसे धुतकार रही थी। और फिर धड़ाम से रेल की पटरी पर गिर गया। रेल ने इसके जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कौन सा हिस्सा इश्क का था और कौन सा रिश्ते का, ये किसी को खबर न हुई।